स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट दीपांश मुरजानी। लास्ट एपिसोड में हमने पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के एपिसोड में हम बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, क्या आप बजट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बता सकते हैं? बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट एन एड। ये स्टडी IQ का ग्लोबल विजन है कि एजुकेशन को अफोर्डेबल और इफेक्टिव बनाया जाए और यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू यानी कि P2I प्रोग्राम स्टूडेंट्स का साथ देगा, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू तक। इसमें टॉप फैकल्टीज 1-to-1 मेंटरशिप और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डेंस में प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके साथ स्टडी IQ हर स्टेज में आपका साथी होगा। फॉर ह्यूज डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड AVLIVE, लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन की गई है। स्टूडेंट को सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि बजट ऐसा कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 112 में मेंशन किए गए हैं। बजट बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स को पोर्ट्रे करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 की बात करते हैं तो इसके दौरान 1 अप्रैल ऑफ 2023 से लेकर 31 मार्च ऑफ 2024 तक है। वैसे देखा जाए तो हमारे कंट्री में एनुअल स्टेटमेंट यानी बजट की शुरुआत 1860 में हुई थी। और जब हम बजट के प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं तो बजट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को दर्शाया जाता है, जैसे रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज करना है, इसके प्रोविजंस भी बजट में मेंशन्ड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर्स के एस्टिमेट को भी बजट के द्वारा ही दर्शाया जाता है और गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी बजट के माध्यम से सिटीजन्स के सामने रखती है। इतना ही नहीं, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ डेफिसिट होता है, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, या फिर सरप्लस होता है, तो बजट के माध्यम से इन सभी पॉइंट्स को दर्शाया जाता है। सर, 2017 से पहले गवर्नमेंट पार्लियामेंट में 2 बजट्स पेश करती थी, एक जनरल बजट और दूसरा रेलवे बजट। तो ये दोनों बजट्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि 2017 से पहले इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पर 2 बजट पेश किया करती थी। एक होता था रेलवे बजट और दूसरा जनरल बजट। रेलवे बजट सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स को दर्शाता था। वहीं दूसरी तरफ जनरल बजट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उन सभी मिनिस्ट्रीज के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को दर्शाता था। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रेलवे बजट को 1924 में भी जनरल बजट से सेपरेट किया गया था और यही स्टेप 2017 में भी ली गई, जिसमें रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। सर, क्या आप बजट से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में हमें बता सकते हैं? हर फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बजट प्रपोज करता है, जिसे प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के फ्लोर पर रखा जाता है। स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के बाद ही किसी भी ग्रांट के लिए डिमांड किया जा सकता है। जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ किया जाता है तो ये सारा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होता है और किसी भी मनी बिल को, फिर चाहे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या फिर कोई दूसरा मनी बिल हो, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के बाद ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड पहले उसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। बजट के माध्यम से पार्लियामेंट किसी भी टैक्स को रिड्यूस कर सकती है या फिर एबॉलिश कर सकती है, लेकिन टैक्स रेट्स को इंक्रीज नहीं कर सकती। और एक ऐसा भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि मनी बिल या फाइनेंस बिल जो टैक्सेशन से डील करता है उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है
और जब ग्रांट्स के लिए डिमांड की बात आती है तो ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि वो ग्रांट्स की डिमांड पर वोट करे। राज्यसभा के पास इस केस में कोई पावर नहीं होती। इनफैक्ट राज्यसभा को मैंडेटरीली मनी बिल को लोकसभा को 14 डेज के अंदर पास कर रिटर्न करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस बजट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है उस बजट में एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट्स एंड अदर एक्सपेंडिचर्स में प्रॉपर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन्ड है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज किए जाते हैं उन सारे एक्सपेंडिचर्स पर पार्लियामेंट डिस्कशन तो कर सकती है, लेकिन उन प्रोविजंस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। सर, जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होती है तो दो तरह के एक्सपेंडिचर सामने आते हैं। पहला एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इन दोनों एक्सपेंडिचर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो पहला एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकते। ये एक्सपेंडिचर मैंडेटरी होते हैं, लेकिन इन एक्सपेंडिचर को सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जा सकता है, ना कि वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस तरह का एक्सपेंडिचर में पार्लियामेंट का वोट करना जरूरी माना जाता है। सर, अब हम बजट के इनैक्टमेंट का प्रोसीजर जानने के लिए काफी इंक्विजिटिव हैं। बजट को पार्लियामेंट में 6 स्टेजेस में एनैक्ट किया जाता है। पहली स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, दूसरी स्टेज जनरल डिस्कशन, तीसरी स्टेज स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज ऑफ द बजट, चौथी स्टेज वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पांचवी स्टेज पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल और 6th स्टेज है पासिंग ऑफ फिनांस बिल। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। कन्वेंशनली बजट को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। यूनियन मिनिस्टर यूनियन बजट को एक स्पीच के द्वारा प्रेजेंट करती है, जिससे बजट स्पीच बोला जाता है। लेकिन 2017 से यह देखा गया कि पार्लियामेंट में बजट को फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को पेश किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उस सर्वे को बजट के प्रेजेंटेशन से एक दिन या फिर कुछ दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो नेशनल इकोनॉमी के स्टेटस को दर्शाती है और जिस दिन बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उस दिन पार्लियामेंट में बजट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करने के बाद उसे राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ बजट पर डिस्कस कर सकता है। हावेवर, राज्यसभा के पास वोट करने की कोई पावर नहीं होती। ग्रांट्स की डिमांड के रिस्पेक्ट में भी राज्यसभा के पास वोट करने की पावर नहीं होती। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को यह भी याद रखना चाहिए कि जो बजट डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी कि सब पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करना नेसेसरी माना जाता है। एक ऐसा जो बजट स्पीच है, दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, चौथा एप्रोप्रिएशन बिल, पांचवा फिनांस बिल, 6th है एक्सपेंडिचर बजट, 7th है रिसिप्ट्स बजट, 8th है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, 9th है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, 10th है बजट एट ग्लांस एंड लास्ट है आउटकम बजट। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRBM के तहत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को मैंडेट किया जाता है कि बजट के दौरान उन 3 डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाए। पहला डॉक्यूमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और तीसरा डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। सर, बजट इनैक्टमेंट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जनरल डिस्कशन ऑन बजट। तो क्या आप जनरल डिस्कशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें बता सकते हैं? जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है और जनरल डिस्कशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में होता है। बेसिकली ये 4 से 5 दिनों तक चलने वाला डिस्कशन है। इस स्टेज में लोकसभा बजट को इन डेप्थ डिस्कस करती है और ऐसा कोई भी प्रिंसिपल जो बजट में इन्वॉल्व होता है उनके ऊपर क्वेश्चन एंड डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के दौरान
कट मोशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और ना ही बजट के ऊपर वोटिंग की जा सकती है। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के पास राइट ऑफ रिप्लाई होता है, जो अगर कोई प्रोविजंस बजट के अंदर है उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हुआ है तो उसके आंसरेबिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है। सर, बजट इनैक्टमेंट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। इस स्टेप की सर क्या सिग्निफिकेंस होती है? बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट बजट में कुछ ग्रांट्स की डिमांड करती है, तो जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो पार्लियामेंट की 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी उन डिमांड्स को एग्जामाइन करती है और डिस्कस करती है। उनके बाद उन डिमांड्स पर अपनी एक यूनिक रिपोर्ट भी प्रिपेयर करती है। फिर इन सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में कंसिडरेशन के लिए सबमिट किया जाता है। अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटी के सिस्टम को 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका मोटिव था कि मिनिस्ट्री की डिमांड के ऊपर पार्लियामेंट अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके ताकि एक्सपेंडिचर की एक डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए। सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। इस स्टेप की क्या सिग्निफिकेंस होती है? स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि वोटिंग फॉर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स ये लोकसभा का एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। राज्यसभा के पास डिमांड्स के रिस्पेक्ट में वोट करने की पावर नहीं होती। हावेवर स्टूडेंट्स को यह भी समझना होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो इस तरह की वोटिंग के अंतर्गत नहीं आते। ग्रांट्स की डिमांड्स को हर मिनिस्ट्री सेपरेटली प्रिपेयर करती है और हर एक ईच डिमांड के ऊपर लोकसभा सेपरेटली भी वोट कर सकती है। कोई भी डिमांड ग्रांट तभी बन पाती है जब उनके ऊपर प्रॉपर वोटिंग हो चुकी हो, और जब उन डिमांड्स को रिड्यूस करना होता है तो उसके लिए कट मोशंस को इनिशिएट किया जाता है। सर, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है और उसकी सिग्निफिकेंस जानने के लिए हम काफी इंक्विजिटिव भी हैं। स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएशन बिल की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी तब तक विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक एप्रोप्रिएशन बिल को एनेक्ट ना किया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नो मनी शैल बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। रूलिंग गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के सभी एक्सपेंडिचर के लिए पास करती है और रूलिंग गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल को लोकसभा जिन ग्रांट्स की डिमांड के ऊपर वोट करती है उन सभी एक्सपेंडिचर के लिए भी पास करती है। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है। रूलिंग गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को यूज करने की अथॉरिटी तब मिलती है जब एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है। सर, हमारा नेक्स्ट स्टेप है वोट ऑन अकाउंट। क्या आप इसके बारे में हमें सिंपल वर्ड्स में एनलाइटन कर सकते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल को पास करने में थोड़ा टाइम लग सकता है और प्रैक्टिकली देखा गया है कि एप्रोप्रिएशन बिल अप्रैल के एंड में पास होता है। हावेवर गवर्नमेंट को 31 मार्च के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज और बिजनेसेस को कैरी करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और इसी इशू को रिजॉल्व करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ये अथॉरिटी दी है कि वो कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स के लिए ग्रांट्स इशू करे। हावेवर सिर्फ 2 महीने के लिए इन डिमांड्स को ग्रांट दिया जाता है और अगर अमाउंट की बात की जाए तो ये अमाउंट टोटल एस्टिमेशन का 1/6 होना चाहिए। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।